दोस्तों अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद एकेडमी में राज्य व्यवस्था की सीरीज बहुत शानदार चल रही है, जिसमें हम पिछली क्लास में हमने ये अध्ययन किया था कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और प्रस्तावना पर आधारित विश्लेषण समग्र रूप से किया गया है। तो नागरिकता को हम लोग समझते हैं। आज के क्लास में हम लोग नागरिकता का अध्ययन करेंगे और नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में नागरिकता का से संबंधित प्रावधान उल्लिखित किए गए हैं। अब ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के संबंध में उल्लेख है। ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 4 तक राज्य के बीच राज्यों के संदर्भ में और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता और 12 से लेकर के 35 तक 35 तक मूल अधिकार। तो 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो नागरिकता का, तो नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 511 तक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। केवल नागरिकों को कुछ अनुच्छेद केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब कोई नागरिक क्यों बनेगा? नागरिक बनने के कुछ फायदे होंगे तभी तो नागरिक बनेगा। तो नागरिकता का प्राप्त होने पर नागरिकों को ये विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो अनुच्छेद 15 में लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन विदेशी नागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समता, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए अवसर की समता, विदेशियों को अपने देश में जॉब करने के लिए हम लोग समान अवसर नहीं दे सकते। अनुच्छेद 19 है, विभिन्न प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, तो विदेशियों को हम 6 प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। और भारत देश में ये 29 और 30 शिक्षा और संस्कृत संबंधी अधिकार है। इन शिक्षा और संस्कृत के अधिकार को हम नहीं दे सकते, इसलिए नागरिकों को ये प्राप्त हैं और बाकी इसके अलावा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये अनुच्छेद, ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? केवल नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम कि अब नागरिकता कैसे अर्जित की जा सकती है और नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। भारत की नागरिकता का अर्जन अर्थात भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, उसके 5 तरीके हैं। 5 तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती। अब ये 5 तरीके कौन से हैं? जब आपको भारतीय नागरिकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इनमें विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब भारत की जो नागरिकता है वो कैसे मिलती, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जन्म से तात्पर्य है कि 26 जनवरी 1950 या उसके बाद जिसका भी भारत में जन्म हुआ हो, भारत भूमि पर जन्म हुआ है, उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बाद में एक रखा गया कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले उन्हीं नागरिकों को नागरिकता मिलेगी जिनके माता या पिता भारत की नागरिकता प्राप्त हैं। अब इसमें यह नहीं कह सकते कोई विदेशी व्यक्ति है उसका जन्म भारत पे हो गया, उसको भारत की नागरिकता नहीं। ये उस समय तत्कालीन 1950 की दशा थी। वहाँ उस समय उन सभी नागरिकों को भारतीय नागरिक मान लिया गया जिनकी 26 जनवरी 1950 को भारत में जन्म हुआ या उसके बाद। अब दूसरा जो नागरिकता प्राप्ति का तरीका है वो है वंश परंपरा के आधार पर। वंश परंपरा का मतलब आपके माता पिता में जो है यदि भारतीय नागरिक हैं तो उन्हें जो है वंश परंपरा के आधार पे आपको नागरिकता मिल जाएगी।
तीसरा पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा ऐसे बच्चे, ऐसे जिनका जन्म विदेश में हो गया और उनके माता पिता की भारतीय नागरिकता है, तो वो वंश परंपरा के आधार पे होंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो विदेशों में रह रहा है लेकिन उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो और वो चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चे को, तो वो पंजीकरण के माध्यम से। तो यदि मान लीजिए कोई विदेशी महिला है, अभी हरियाणा में एक केस आया था कि एक हरियाणा के बच्चे ने अमेरिका की बहू से शादी की, अमेरिका से एक लड़की लेके आया, उससे शादी कर लिया। तो अब उस लड़की की नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से भारतीय मिलेगी। तो यदि कोई विदेशी महिला भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उसे पंजीकरण कराना पड़ता, आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के माध्यम से उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। अब कोई तीसरा है देशीकरण। ये विदेशी नागरिकों के लिए ऑप्शन देता है कि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लगातार 10 वर्ष रह रहा हो और इसके बाद सरकार उसको देशीकरण का प्रमाण पत्र दे देती है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। पांचवा तरीका ये है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का, वो ये है कि भूमि का अर्जन। मान लीजिए भारत ने पूरे बांग्लादेश में कब्जा कर लिया, तो पूरे बांग्लादेश में जितने भी नागरिक रह रहे थे वो स्वतः अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। या यूँ कहें कि पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट सिंध प्रांत को भारत ने कब्जे में ले लिया। अब वो भारत में कब्जे के आते ही उस क्षेत्र में सिंध प्रांत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं वो सब क्या होंगे, भारत के नागरिक स्वतः बन जाएंगे। उन्हें किसी आवेदन करने की जरूरत नहीं, ना उनको वंश परंपरा देखा जाएगा, ना उसको जन्म देखा जाएगा। मतलब ये चारों चीज़ें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि भूमि अर्जन, यदि कोई भारत किसी विशेष भूखंड को अर्जित करता है तो वहाँ रहने वाले लोगों की नागरिकता स्वतः मिल जाती है। चलिए अब देखते हैं, नागरिकता तो मिल गई, अब नागरिकता जाति कैसे है, नागरिकता किस आधार पर चली जाएगी, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, नागरिकता का अंत 3 आधारों पे हो सकता है। पहला है अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और यदि नागरिक अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्यागता है तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। अब इन 2 आधारों पर नागरिकता चली जाएगी। यदि व्यक्ति 2 काम करता है, या तो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या स्वतः कहता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ। तीसरा आधार है नागरिकता से वंचित करना। ये नागरिकता से वंचित करने का काम कौन करता है? भारत सरकार करेगी। अब किसी को नागरिकता किसी की ले ली जाएगी, भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन लेगी, तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो नागरिकता भारत सरकार कब छीनेगी? जब ये 7 चीज़ें कोई नागरिकता प्राप्त व्यक्ति करता है। एक तो भारतीय संविधान के प्रति यदि कोई अनिष्ठा व्यक्त करता है, आस्था नहीं रखता यदि भारतीय संविधान में, यदि कोई भी व्यक्ति यदि भारतीय संविधान में वो आस्था नहीं रखता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार छीन सकती है। तब उसकी नागरिकता चली जाएगी। जो कोई यदि कहता है कि मुझे भारतीय संविधान पे कोई आस्था नहीं है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता, यदि युद्ध हो रहा हो, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है और ए नाम का व्यक्ति पाकिस्तान की सहायता कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता स्वतः नहीं जाएगी, सरकार उसे छीन लेगी और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा। नंबर 3, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना। पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से यदि नागरिकता प्राप्त होती, लेकिन उस फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके यदि नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। और दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा प्राप्त हो, किसी अन्य देश ने किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा दिया हो, तो उसकी भी नागरिकता छीन ली जाएगी। ऐसे 2 वर्ष की सज़ा प्राप्त उन व्यक्तियों के लिए है जो व्यक्ति
जो व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण के द्वारा, अभी हमने पंजीकरण देशीकरण के बारे में पढ़ा है। किसी व्यक्ति ने पंजीकरण और देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ले लिया है, लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत 5 वर्ष के भीतर यदि किसी दूसरे देश ने उन्हें 2 वर्ष की सजा सुना दी है, तो भारत सरकार उसकी नागरिकता से उसे वंचित कर देगी, उसकी नागरिकता छीन लेगी। 5वां है भारतीय स्त्री का विदेशी पुरुष से शादी। तो विदेशी पुरुष से शादी, यदि कोई भारतीय स्त्री विदेशी पुरुष से शादी कर लेती तो उसकी नागरिकता छीन ले जाती है। अब आपको एक कमेंट करना है कि सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की है, उसकी नागरिकता क्यों नहीं गई? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्या वजह है। जबकि नियम तो यह है कि भारतीय स्त्री यदि किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। लगातार 7 वर्ष भारत से बाहर रहना, यदि कोई लगातार 7 वर्ष से भारत से बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता भी भारत सरकार छीन सकती है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ ये संभावनाएं, ये 6 संभावनाएं हैं जिसके आधार पर उसकी नागरिकता भारत सरकार ले सकती है। दोस्तों, नागरिकता के महत्वपूर्ण फैक्ट्स यही थे, और नागरिकता पर जितने भी प्रश्न बनते हैं इन्हीं पर बनते हैं। एक तो ये पूछा जाता है किस भाग में है, किस अनुच्छेद से कहाँ तक है, और ये पूछा जाता है कि किन किन प्रकार नागरिकता प्राप्त की जा सकती, कैसे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो समाप्त के 3 हैं। एक तो यदि व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या त्याग देता है या भारत सरकार वंचित कर देती है। और नागरिकता प्राप्त करने के 5 हैं: जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और किसी विशेष भूभाग का भारत में सम्मिलित होने से। तो इस 5 आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट भाग जो अब आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार से हर एग्जाम में, चाहे सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या एसएससी, बैंक, यूपीएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, हम उन सब में यहाँ से मूल अधिकार से प्रश्न जरूर रहते हैं। हमारी सोच क्या होती है, हम लोग कंटेंट को डिवाइड करके पढ़ते हैं, यही एक समस्या है। अरे एक फंडामेंटल एक बार जीएस तैयार कर लिए तो वही यूपीएससी, वही स्टेट पीएससी, वही सी टेट, वही यूपी टेट, वही सुपर टेट, वो हर जगह काम करता है। ऐसा नहीं होता कि यूपी टेट के लिए अलग मूल अधिकार होते हैं, सी टेट के लिए अलग मूल अधिकार होते हैं, या यूपीएससी के लिए अलग मूल अधिकार। वो मूल अधिकार वही बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार यदि समझ लिया, इसके बाद क्या होता है, यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया फिर आपको लॉजिक लगाना होता है। क्योंकि इसीलिए अब धीरे धीरे ट्रिक का समय समाप्त हो रहा है। अब समय क्या आ रहा है, जिसने व्यापक पढ़ा है, व्यापक समझा है, तभी वो प्रश्न को हल कर पाए। क्योंकि आपको बेसिक जानकारी मालूम हो, उसके बाद आधार पर फिर आपको लॉजिक भी लगाना है। तो रटने वाला, ट्रिक वाला वो समय समाप्त हो गया। अब केवल अंडरस्टैंडिंग का है। हर टॉपिक का एक विशेष सामान्य, बहुत गहराई से नहीं, मतलब सामान्य स्तर की एक समझ जरूर होनी चाहिए। तो इस तरह सामान्य स्तर की समझ आपको अनोद एकेडमी बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।